बाकी लोग जल्दी से जुड़िए, जिससे क्लास को हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाए हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। बेसिकली लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सामाजिकरण के बारे में, और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा कैसे मानव का व्यवहार और मानव का व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है, उसकी बात की थी हमने। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फैक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो मैंने आपको बताया ये है कि फैक्टर्स क्या हैं किसके, सोशलाइजेशन की। जो भी सामाजिकरण है, उस सामाजिकरण की प्रक्रिया के कौन कौन से घटक हैं जो सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति या छात्र जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में है, वो किन घटकों के द्वारा कोई पर्टिकुलर जो प्रक्रिया है हमारी सामाजिकरण की, उसको कैसे अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, उन फैक्टर्स को हम देख रहे थे। पहला और दूसरा फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, इमिटेशन, मैंने बताया था कॉपी करना, और सजेशन के बारे में बताया था कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा एक पर्टिकुलर, अगर हम देखें, हैबिट है बच्चे की, ये अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। पेरेंट से कोई भी बात पूछ रहा है जो कि अनकॉन्शियस हो सकती है। ठीक है, बट वो जो भी आसपास उसे चीजें देखती हैं, उन चीजों के बारे में जानना चाहता है। ये उसका परसेप्शन है उस बच्चे का। ठीक है ना। तीसरे परसेप्शन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम पहचान बोल सकते हैं। ठीक है, पहचान कैसे सामाजिकरण का घटक है, ये हमें पढ़ना है। तो आप सबको पता है कि अर्ली स्टेज में जो प्रारंभिक अवस्था है, गुड इवनिंग राज जी, जो प्रारंभिक अवस्था है, द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा किसी भी प्रकार का विभेद करने की स्थिति में नहीं होता। और विभेद किसके बीच? ऑर्गेनिज्म के बीच, जो भी जीव है, और एनवायरमेंट के बीच, वातावरण के बीच। डिस्टिंक्शन नहीं है, सब कुछ एक जैसा लगता है उसको, सारी चीजें। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता वो विषय वस्तु को। मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस आर रैंडम, मतलब जो भी क्रियाएं करता है बच्चा, सब रैंडम होती हैं। ठीक है, रैंडम को हम बोल सकते हैं ऐसे ही, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कोई भी एक्टिविटी करना रैंडम एक्टिविटी कहलाती है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई थिंग्स और ऑब्जेक्ट। इस अवस्था में बच्चे को प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर टर्म को लेकर, कि मैं कैसे वस्तुओं को जो मेरे आसपास हैं उनको मैं कैसे पहचानूं। देखो, अगर बच्चा पहचानने में उसको प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे। दो वस्तुएं साथ साथ रखी हैं, उनके बीच विभेद नहीं कर पा रहे। अब जब विभेद नहीं कर पा रहे, तभी तो हम बोलेंगे कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है उस बच्चे के। ठीक है, आगे, दे आर नेचुरल रिएक्शन। आरंभिक अवस्था में तो सब नेचुरली होता है। धीमे धीमे जब उसके अंदर इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है उसका, तब वो वस्तुओं में विभेद करना सीखता है।
दे आर नेचुरल एक्शंस ऑफ विच ही इज नॉट कॉन्शियस। ठीक है, आरंभिक अवस्था, अवेयर नहीं है चीजों के बारे में। जब अवेयर नहीं है तो डिफिकल्टी होगी ये बच्चे। ठीक है, जर्नल सी बात है। एज ही ग्रोज इन एज, जैसे ही वो आयु में आगे बढ़ेगा, he comes to know the nature of things that satisfy his need। प्रारंभ में वो क्या करेगा, सभी वस्तुओं के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और जब उसको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु मेरे किस काम की है, तब वो जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तु को ही वो क्या करेगा, खोजेगा, या उसी ही वस्तु की तरफ इंगित करेगा पेरेंट्स को कि ये। अब जैसे मान लो बच्चे को बेसिकली फीडिंग के लिए बॉटल दी जाती है इनिशियल स्टेज पर, उसके बाद उसको एक मान लो ग्लास में दूध पी रहा है वो, तो वो धीमे धीमे क्या कर रहा है, चीजों को पहचान रहा है। ठीक है, और किस संदर्भ में चीजों को पहचान रहा है कि जो मेरी जरूरत है, और उस जरूरत के समय मुझे किस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है मुझे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सच थिंग्स बिकम ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन, जो भी विषय वस्तु है उसके आइडेंटिफिकेशन का क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब जैसे द टॉयज विच ही प्लेज, जो भी खिलौने बच्चे के जिनसे वो खेलता है, द पिक्चर बुक, तस्वीरों वाली किताब, विच ही एंजॉय, जिसको वो देखता है, और लुकिंग एट द मदर हु फीड्स हिम बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन। अब उसको भूख लग रही है, तो उसको पता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं अपनी जो फीडिंग की नीड्स है, तो फीड करने वाला ऑब्जेक्ट उसको पता है कि फीड कौन कराएगा उसको, मदर कराएगी। पहचान करना शुरू कर दिया, तो भूख लगेगी तो उसका एक्सप्रेशन किसकी तरफ होगा, अपनी मां की तरफ होगा। जिन खिलौनों से वो खेलता है उन खिलौनों को वो पहचानना शुरू कर देगा कि ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरे काम की चीज है, जब मुझे खेलना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की तलाश है। जिन पिक्चर्स को देखकर, अब जैसे होता है कि कोई बच्चा, आज के टाउन में तो बहुत सारी चीजें चल गई हैं, मान लो यूट्यूब है या फिर टेलीविजन पर मान लो कोई बच्चा टॉम एंड जेरी देख रहा है, और बच्चे के पिता आए और बच्चे ने क्या कर दिया, मतलब पिताजी ने टॉम एंड जेरी वाला जो चैनल था उसको बदल के न्यूज लगा दिया। अब बच्चा इसके लिए क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके काम की चीज तो नहीं रही, वो फिर से इंगित करेगा फादर की ओर कि वो क्या चलाएं, टॉम एंड जेरी चलाएं, क्योंकि बच्चा एंजॉय क्या कर रहा है, उसी को एंजॉय कर रहा है वो। तो वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया उसने कि कौन सी चीज, कौन सी विषय वस्तु उसके काम की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द स्पीड एंड एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहले बच्चा क्या है, चीजों को धीमे धीमे उनसे लिंक करता है, तो स्पीड स्लो होती है उसकी इनिशियली चीजों को पहचानने की। ठीक है, एरिया भी छोटा होता है, मान लो पहले वो एक कमरे में ही है, उसके बाद पूरे घर में घूमना शुरू करेगा। ठीक है, और घर में जो भी चीजें होंगी उन सारी चीजों से उसका क्या रहेगा, एक पहचान करना ढूंढेगा, वो अपने काम की चीजों को ढूंढने का प्रयास करेगा। द स्पीड एंड एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान की जो गति है और जो एरिया है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। कैसे, जैसे जैसे बच्चा एज में क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स की तरफ ही उसका ध्यान होगा, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा बच्चा, लेकिन जैसे ही वो सारे ऑब्जेक्ट आयाम वो बढ़ाएगा, क्षेत्र जब बढ़ाएगा, तो क्षेत्र बढ़ने की दिशा में क्या होगा,
बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट्स की भी भरमार हो जाएगी। ठीक है, पहले मान लो वो पेरेंट्स को ही देख रहा था, आगे जाके वो क्या कर रहा है, बाकी लोगों को भी देख रहे, पड़ोसियों को भी देख रहे, फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करना वो क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे बच्चा पहचान करता है, बच्चा क्या बनता जाता है, सामाजिक बनता जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियंका जी। ठीक है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर टर्म है कि बच्चा किसी भी विषय वस्तु को कैसे पहचान पा रहा है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और जब पहचानता है तो पहचानने के साथ ही स्टार्ट होती है क्या, जुड़ाव की प्रक्रिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर पर्सन से उस बच्चे का जुड़ाव। ठीक है, ये पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, डिसाइड करता है। अगला है लैंग्वेज। ठीक है, भाषा। भाषा भी क्या है, सामाजिकरण का एक घटक है। ठीक है, और भाषा से कैसे सामाजिकरण का एक आयाम विकसित होता है, ऐसे आप समझिए। लैंग्वेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कौन, भाषा, किसमें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में। अब इसका आयाम क्या है कि जब बच्चा इनिशियल स्टेज में होता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन शो करता है, ऐसे भाव शो करता है। ठीक है, ऐसे हाव भाव शो करता है जिन हाव भाव का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वो अभी भाषा नहीं सीखा है। ये तो उसकी सेल्फ जनरेटेड एक्सप्रेशन करने की क्या है, एक कला है उसकी। ठीक है, और जैसे ही वो बड़ा होगा, ग्रेजुअल, क्रमिक रूप से जैसे ही वो बड़ा होगा, वो अपनी मदर टंग सीखना शुरू हो जाएगी। पहले क्या है, जब बच्चों को शब्दों का ज्ञान नहीं है, कि पहले तो वो क्या करेंगे, प्रारंभिक ध्वनियों की बात करेंगे, सबसे पहले कुछ साउंड्स निकालेंगे। भूख लगी, जैसे मान लो कि बच्ची को भूख लगती है, तो भूख का एक्सप्रेशन उसका क्या है, बच्चा प्रारंभ में रोने लगता है, और जब बच्चा रो रहा है तो उसको फीडिंग करा दी उसकी माँ ने, तो बच्चा क्या हो गया, शांत हो गया। अब जब बच्चे को दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा फिर से क्या करेगा, वो रोने लगेगा। मतलब वो क्या शो कर रहा है, बार बार वो ये शो कर रहा है कि ये जो भूख का भाव है मेरे अंदर, उसको मैं कैसे व्यक्त करूं कि सामने वाला समझ पाए। मान लो कोई बड़ा बच्चा है जो बोलना जानता हो, जिसको भाषा आती है, वो क्या करेगा, माँ को बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, माँ उसको खाना दे देगी, दैट्स इट। अब छोटा बच्चा तो बोलना ही नहीं जानता, तो वो कैसे अपनी भूख के एक्सप्रेशन को व्यक्त करेगा अपनी माँ के सामने। तो उसके लिए तो वही साधन है कि वो क्या करे, कोई भी एक्सप्रेशन करे, रोना स्टार्ट कर दिया उसने, भूख शांत हो गई उसकी। तो ये बच्चे का प्रारंभिक क्या है, एक्सप्रेशन है ये। लेकिन धीमे धीमे बच्चा अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज को अक्वायर करना सीखता है। ठीक है, एक्विजिशन करता है, जो पेरेंट्स भाषा बोलेंगे उसी भाषा को बच्चा, या फिर परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को बच्चा अर्जित करेगा। परिवार में उर्दू बोली जाती है, फारसी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, पंजाबी बोली जाती है, जो भी भाषा बोली जाएगी परिवार में, उसी भाषा को बच्चा क्या करेगा, इमिटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नकल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर क्या है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो, उसके शब्द जनरेट हो रहे हैं, कॉपी कर रहा है, उसके बाद क्या है, आइडिया लगा के उनके अर्थ समझ रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं शब्दों की सहायता से, ठीक है, जो कि भाषा बोध करा रहे हैं उसको, उन्हीं शब्दों की सहायता से अपने एक्सप्रेशंस को क्या करेगा, माता पिता के सामने रखेगा, जो भी जरूरत होगी। ठीक है, तो भाषा भी सामाजिकरण का बहुत प्रमुख तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप मान लो सामने वाला ना तो आपकी बात को समझ पाए, और आप क्या हो, अपनी बात ना सामने वाले को समझा पाओ, तो जब दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होगा, ठीक है,
एक्सप्रेशंस स्थानांतरित नहीं होंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि बच्चा सामाजिकरण? हम पहले सामने वाले के वैल्यूज को जाने ना, हमने सामने वाले के मूल्य जाने, उसकी धारणाएं जानी, ठीक है, उसके कस्टम्स को जाना हमने, उसके बाद ही तो हम किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे कि ये सही है गलत है। ना मैं कुछ समझा पा रहा हूं ना वो कुछ समझ पा रहा है, कैसे करेंगे हम? तो लैंग्वेज भी क्या है, सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमने 4 घटकों के बारे में पढ़ा। पहला इमिटेशन को पढ़ा हमने, दूसरा सजेशन पढ़ा हमने, ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट था वो उसी एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग पे चलें, स्टार्टिंग पे, तो पहला फैक्टर क्या है, इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन और लैंग्वेज, ठीक है, ये 4 हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको 4 फैक्टर्स में ध्यान रखनी। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है अगला, वो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जो सामाजिकरण है उसकी एजेंसीज कौन सी हैं या उसके एजेंट्स कौन से हैं, घटक कौन से हैं उसके, ठीक है, किसकी सहायता से हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, वो चीजें हैं इसमें, ठीक है, कि सामाजिकरण के एजेंसीज कौन कौन सी हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति जुड़ के उनसे क्या करता है, सामाजिकरण सीखता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। जैसे परिवार है, फैमिली, पीयर ग्रुप है। अगर हम पीयर ग्रुप की बात करें तो जो भी साथी होते हैं बच्चे के, चाहे वो खेलने के दौरान हो चाहे वो पढ़ने के दौरान हो, ठीक है। स्कूल, हम विद्यालय की बात करेंगे, इसमें विद्यालय भी क्या है, एक एजेंट है किसका, सामाजिकरण का, ठीक है। टीम या क्लब की बात करेंगे हम, इसमें कोई भी टीम स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, चाहे जो भी। हमने इसमें धार्मिक समूह को भी रखा है मैंने, कि जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो भी सामाजिकरण के एजेंसी के रूप में काम करते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप, जो राजनीतिक समूह है, ठीक है, राजनीतिक समूह है, वो भी सामाजिकरण का कार्य करते हैं। मास मीडिया है जो, जिसको हम जनसंपर्क माध्यम बोलते हैं, मीडिया, वो भी एक घटक है। वर्क प्लेस, जहां पर हम कार्य करते हैं, कार्यस्थल बोल सकते हैं आप इसको, वो भी सामाजिकरण की एक एजेंसी है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम एथनिकल और कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, जो भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो भी एक एजेंसी है सामाजिकरण की। किस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एजेंसीज हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। अब एक एक करके हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये एजेंसीज कैसे सोशलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मास मीडिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जनसंपर्क का जो साधन है ना, जब जनसंपर्क के साधन में टेलीविजन हो सकता है, ठीक है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, मतलब ऐसे सारे माध्यम जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती हो, ठीक है। उसमें न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, उसमें रेडियो भी आ जाएगा, टेलीविजन है, टेलीविजन पे आने वाले बहुत सारी सूचनाओं के जो बेसिकली घटक हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें। मतलब सोशल मीडिया भी क्या है, एक मीडिया का ही साधन है जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। तो जो भी सूचना का माध्यम जो जनता से जुड़ा हुआ है, वो सभी माध्यम मास मीडिया में आएंगे, ठीक है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, जो भी सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर जिसका बच्चे के सामाजिकरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, वो होता है बच्चे का परिवार। और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी
कि यदि बच्चे के परिवार से बच्चे को अच्छी वैल्यूज मिली हैं, अच्छे कस्टम्स मिले हैं, अच्छे नॉर्म्स मिले हैं, तो बच्चे का सामाजिकरण तीव्र गति से होता है। और अगर किसी बच्चे को अच्छे नॉर्म्स, अच्छे कस्टम्स नहीं मिले हैं, तो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो होगा तो जरूर, बट सामाजिकरण की जो गति होगी वो क्या होगी, धीमी होगी। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इट्स इन द फैमिली दैट ए चाइल्ड अंडरगोज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, मान लो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चे सामाजिकरण का पहला जो प्रक्रिया है, फर्स्ट प्रोसेस सामाजिकरण का, वो कहाँ प्रारंभ करते हैं, तो परिवार ही वो माध्यम है। ठीक है, परिवार ही वो एजेंसी है, परिवार ही वो एजेंट है। ठीक है, जहां पर बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद जुड़ेगा किससे, उसका जुड़ाव किससे होगा, अपने परिवार से ही तो जुड़ेगा वो। और इस परिवार के ही जितने भी नियम हैं, कानून हैं, ठीक है, धारणाएं हैं, मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों को वो धारण करेगा, सीखेगा। फर्स्ट ही बिकेम सोशलाइज्ड विद हिज पेरेंट्स। सबसे पहले क्या होगा, वो अपने माता पिता से सोशलाइजेशन प्रारंभ करेगा, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद सबसे निकट जो बच्चा रहता है इनिशियल स्टेज पर, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा ग्रो करेगा, फिर सिबलिंग्स के साथ उसका क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसके 2-3 भाई बहन हैं, तो पेरेंट्स के बाद जो उसका अटैचमेंट होगा वो किससे होगा, अपने भाई बहनों से होगा। उनसे वो सामाजिकरण के कुछ घटकों को सीखने का प्रयास करेगा। और उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, मान लो चाचा हैं उसके, ताऊ हैं, बाबा हैं, दादी हैं, ये सारे लोग, ठीक है, चचेरे भाई हैं, चचेरी बहन हैं, ये सारे के सारे लोग क्या आ जाएंगे, फिर उस फैमिली के मेंबर होंगे। फिर उनसे वो सामाजिकरण को सीखेगा। ठीक है, तो ये फैमिली का टर्म है कि फैमिली प्राइमरी और मोस्ट इंफ्लुएंशियल सोशलाइजेशन की एजेंसी है। ये भी सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावकारी एजेंसी कौन सी है, तो सबसे प्रभावकारी एजेंसी परिवार को माना जाता है। परिवार में सबसे पहले पेरेंट्स आ गए, फिर उसके सिबलिंग्स आ गए, और बाकी फिर बाकी फैमिली मेंबर्स आ गए। अब यहां पे है कि द चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज, बच्चा जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी व्यवहार वो कर रहा है, जो भी मैनर्स वो सीख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न लर्न्स टू एडजस्ट टू और टू कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी व्यवहार है, जो भी उसकी आदतें हैं, जो भी तरीका है उसका, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, वो सारा का सारा पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मान लो वो किसी दूसरे पर्सन से मिलता है और उस पर्सन के अंदर उसमें आदर का भाव नहीं है। मान लो सिखाया जाता है ना कि छोटा बच्चा है, उसको बोल दो कि बेटा ये पड़ोसी आए, इनको राम राम बोलो, ठीक है, या फिर इनको नमस्ते करो, या फिर इनको गुड मॉर्निंग करो, ये मैनर्स हैं। या फिर इनके पैर छुओ, ठीक है, या फिर इनको हेलो बोलो। तो ये मैनर्स सिखा कौन रहा है बच्चे को, इनिशियली पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स ये भी सिखा सकते हैं कि बच्चे, बेटे अगर कोई अननोन पर्सन आए, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए, तो क्या करो, उसको गाली देना शुरू कर दो जैसे ही वो घर में घुसे। ठीक है, तो ये भी मैनर्स वो कहां से सीख रहा है, सारी चीजें ठीक तो फैमिली से रहा है। तो उसका चाहे जो भी व्यवहार हो, चाहे जो भी मैनर्स हो, वो सारे के सारे उसने ग्रहण किए कहां से हैं, वो ग्रहण किए हैं उसने अपने परिवार से इनिशियली। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरी जो एजेंसी है किसकी, सामाजिकरण की, वो है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड जो भी आस पड़ोस के लोग हैं आपके, वो सारे के सारे। ठीक है, यहां तक चीजें आपकी क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए आप क्लास के बीच में। ठीक है, फिर मैं थोड़ा क्लियर करता चलूंगा। ठीक
आगे बढ़ेंगे। द लोकेलिटी एंड प्लेस कॉन्स्टिट्यूट द नेबरहुड इन विच द चाइल्ड ग्रोज। ठीक है, मान के चलिए आप कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, शहर भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उस गांव के एक पर्टिकुलर मोहल्ला है जिसमें आप रह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मोहल्ला आपके आस पड़ोस का ही पार्ट होगा। उसके बाद जिस गांव में आप रह रहे हो, तो मतलब क्या है कि बच्चा पहले अपनी गली में घूमना प्रारंभ करेगा, अपनी गली के लोगों से मिलना प्रारंभ करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका जब दायरा बढ़ेगा तो वो अपनी गली से दूसरी वाली गली में जाना शुरू करेगा, फिर वो क्या करेगा, तीसरी वाली गली में जाना शुरू करेगा, फिर किसी और गली में जाना शुरू करेगा। तो ऐसे करके क्या है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिकरण का दायरा बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो नेबरहुड में ही आएंगी सारी चीजें। ही इज सोशलाइज इन द फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी अब प्लेस का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, या फिर जिस कॉलोनी में बच्चा रहता है, शहर की जिस कॉलोनी में बच्चा रहता है, उसका स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली उसकी संरचना जो है, वो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है। और उसमें रहने वाले लोग जो हैं, उनकी धारणाएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, वो उसका कैसा एनवायरनमेंट होगा, वो उसका सामाजिक एनवायरनमेंट होगा। तो बच्चा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण अपने आस पड़ोस का, ठीक है, नेबरहुड का, उसके साथ वो क्या करता है, सामाजिकृत होता है, सोशलाइज्ड होता है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद द फिजिकल एंड सोशल नेबरहुड, ठीक है, अपने भौतिक और सामाजिक जो उसका क्या है, नेबरहुड है, आस पड़ोस है, उसमें ही लर्न्स अबाउट द वेरियस वेज ऑफ मेकिंग ए लिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, ठीक है, वो भी सारी चीजें वो एक्वायर करता है अपने किससे, अपने नेबरहुड से। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, इनकलकेट्स डिसिप्लिन, ऑर्डरली बिहेवियर एंड फर्निशिस स्किल। ठीक है, मतलब अनुशासन उसमें शामिल होता है, क्रमिक रूप से उसका व्यवहार उसमें शामिल होता है, व्यवहार में क्रमिक रूप से परिवर्तन आते हैं, और उसके जो कौशल हैं, ठीक है, चाहे वो वाचन कौशल हो, चाहे वो श्रवण कौशल हो, मतलब जितनी भी प्रकार की स्किल्स हैं उसके अंदर, उन सभी स्किल्स को वो क्या करता है, फर्निश करता है। ठीक है, मान लो उसके घर में तू तड़ाक वाली भाषा बोली जाती है, ठीक है, समाज में क्या है, आप करके भाषा बोली जा रही है, तो वो क्या करेगा, अपने मैनर को यहां पर थोड़ा फर्निश करेगा, जिसको पॉलिश भी कह सकते हैं, कि पॉलिश करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, नए नए आयाम सीखेगा जीवन के, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हो गया फैमिली, उसके बाद बढ़ते हैं हम आस पड़ोस की तरफ, और आस पड़ोस के बाद आएगा कौन, स्कूल या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जहां पर वो क्या करेगा, जहां पर वो, यहां पर भी वो क्रमिक रूप से, लेकिन यहां पर जो सोशलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा, ये आप याद रखें, औपचारिक होगा। घर में और नेबरहुड में जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक है, वो ऐसे ही रैंडमली चल रही है चीज। यहां पर चीजें रैंडम नहीं होंगी, यहां पर चीजें विधिवत होंगी, सिस्टमेटिक होंगी। कहां पे, स्कूल में। टर्म समझिए क्या है, these institutions impart discipline and inculcate certain qualities which enables him to develop his personality। ये जो साधन है, ये जो एजेंसी है, वो क्या करेगी, उस बच्चे में निश्चित प्रकार के अनुशासन को, कुछ निश्चित प्रकार की विशेषताओं को विकसित करेगी। ठीक है, जिसके द्वारा बच्चा क्या करेगा, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को क्या कर रहा होगा, विकसित कर रहा होगा। ठीक है, मान लो एक टर्म है, ठीक है, किसी से आज्ञा लेना, वो क्लास में टीचर को बोल रहे हैं, जब वो क्लास में आने से पहले कि मे आई कम इन सर।
ठीक है, या फिर मॉर्निंग में जब आ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है, आफ्टरनून में जब वो स्कूल से जा रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोल के जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, उसमें एक सिस्टमेटिक बिहेवियर उसका डेवलप हो रहा है, एक सिस्टमेटिक मैनर सीख रहा है वो। ठीक है, स्कूल में प्रेयर्स होती हैं, वो प्रेयर्स करना भी, प्रेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कपड़े पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उसको वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे ग्रो कर रहा है अपनी पर्सनालिटी को। ठीक है, कैसे उसको अपने बालों को संभालना है उसको देख रहे हैं। ठीक है, कैसे जूते पहनने हैं, साफ करके साफ कपड़े पहनने हैं, वो चीजें सीख रहे हैं। तो अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, कहां पे, स्कूल में। उसके साथ अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ऑब्वियस है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सी बात है, आप किसी एजुकेटेड पर्सन से बात करेंगे और आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन से बात करेंगे तो आप दोनों में बहुत बड़ा अंतर पा सकते हैं। जर्नली, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य रूप से आप बात कर रहा हूं। माना जाता है कि बात करने के तरीके से, उसकी पर्सनालिटी से, ठीक है, ये लगता है कि ये व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। उसका चीजों को समझने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, ठीक है, अन्य लोगों से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये भी एक टर्म है इसमें। तो उसमें योगदान किसका है उसकी पर्सनालिटी में, शिक्षा का। और शिक्षा किससे संबंधित है, स्कूल से संबंधित, ऑब्वियस है। एजुकेशन गिव्स मोरल, एजुकेशन से हमें क्या आती है, नैतिकता आती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल समझ विकसित होती है, सोशल इंसाइट, समाज के बारे में क्या अपेक्षाएं हैं वो डेवलप होती हैं कि हम समाज में सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये एक एग्जांपल लेके समझो, आपके विद्यालय में मैनर सिखाए जा रहे हैं कि आप बड़ों को क्या करो, सम्मान करो, उनको रेस्पेक्ट करो उनसे। तो बच्चा जब समाज में तो जाएगा ही ना, विद्यालय से बाहर जाएगा तो समाज में पहुंचेगा तो अपने सिबलिंग्स को, अपने नेबरहुड में रहने वाले बच्चों को या लोगों को वो समझा सकता है कि अपने से बड़ों को क्या करो, उनकी रेस्पेक्ट करना सीखो आप, या उनको रेस्पेक्ट करने का तरीका बताएगा। तो बच्चे के अंदर सोशल इंसाइट डेवलप होगा एक। ठीक है, टू द इंडिविजुअल स्कूल्स कंडीशन चिल्ड्रन सोशल एक्शन। ठीक है, स्कूल के अंदर क्या है, बच्चे के जो सामाजिक क्रिया होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फ्री नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें डिसिप्लिन्ड वे में होती हैं। ठीक है, और रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर होती हैं। तो शर्त हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो भी व्यवहार करेगा वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस के अंतर्गत व्यवहार कर रहा होगा। उसके बाद है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप जो भी उसके साथी होते हैं बच्चे के, छोटे समूह, छोटे समूह में खेलने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके कॉलेज में जो दोस्त हैं, स्कूल में जो दोस्त हैं, सॉरी, वो हो सकते हैं। बिसाइड्स द वर्ल्ड ऑफ फैमिली एंड स्कूल। ठीक है, ठीक है, स्कूल और फैमिली के जो लोग हैं उनको हम हटा दें। द पीयर ग्रुप में क्या है, द पीपल ऑफ देयर ओन एज, उसकी आयु वर्ग के लोग और समान सोशल स्टेटस रखने वाले लोग, जिनकी समाज में स्थिति वही है जो उस बच्चे की है। ठीक है, वो 12 से 13 साल का के बीच का है तो वो अपने वही 11, 12, 13 इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ है, तो वो उसका पीयर ग्रुप हो गया। ठीक है, एंड प्लेमेट्स, जिनके साथ वो खेल रहा है, जैसे मैंने बताया अभी, हाईली इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को अत्यंत तरीके से क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इन द पीयर ग्रुप द यंग चाइल्ड लर्न्स टू कंफर्म टू द एक्सेप्टेड वेज ऑफ ए ग्रुप, मतलब जो भी समूह में है वो, और उस समूह के बेसिकली जो भी नियम वगैरह हैं उनको वो अपनाता है। ठीक है, एंड टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट सोशल लाइफ इज बेस्ड ऑन रूल्स, और उसको ये पता चलता है कि जब हम समाज का हिस्सा हैं तो हमें समाज के नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ठीक है, कि इस ग्रुप में शामिल होने का ये रूल है, पर्टिकुलर टर्म।
ठीक है, क्यों आप व्यवहार आप ऐसा करोगे। मान लो क्रिकेट टीम में हैं आप क्रिकेट टीम से जुड़ गए किसी से, और क्रिकेट टीम से जुड़ने के बाद मान लो आपका मन ये है कि आपको बैटिंग ही करनी है, क्योंकि बैटिंग करना सबको पसंद होता है बिसाइड्स बॉलिंग। तो आपको बैटिंग करना पसंद है, आप अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो आप बैटिंग ही किए जा रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ना फील्डिंग कर रहे हैं। तो आपको धीमे धीमे पता चलेगा कि नहीं, बैटिंग भी करना होता है, बॉलिंग भी करना होता है, फील्डिंग भी करना होता है, क्योंकि आपके अलावा बाकी लोग हैं जिनको बैटिंग करनी है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि बचपन में जो भी क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा कि बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग से खेलते हैं कि पहला नंबर मेरा, दूसरा नंबर तुम्हारा, तीसरा नंबर, या फिर मान लो दो टीम में मैच हो रहा है तो टॉस करेंगे वो, ठीक है, कॉइन को फ्लिप करेंगे, उसके बाद जो भी विनर होगा वो पहले बैट करेगा या पहले बॉल करेगा, जो वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सब नियम ही तो हैं जो पेयर ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अब ये वो यही बोले कि नहीं ये मेरा बैट है और बैटिंग मैं ही करूंगा, या फिर ये मेरी बॉल है तो बॉलिंग मैं ही करूंगा, तो ऐसा पेयर ग्रुप में नहीं होता है। ठीक है, पेयर ग्रुप बिकम सिग्निफिकेंट अदर्स इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ G.H. मीड फॉर द यंग चाइल्ड। ये आप टर्म समझ लो, ये G.H. मीड ने क्या कहा है सोशलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंट अदर्स, जो भी सामाजिक समूह हैं वो लाभकारी है बच्चे के लिए भी और दूसरे के लिए भी। ठीक है, यंग चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, और किस संदर्भ में लाभकारी है, क्योंकि उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा है, वो कुछ नए नियमों को सीख पा रहा है, और जब सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके साथ वो कंफर्ट जोन में है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से जो बात शेयर नहीं कर पाते, अपने स्कूल मेट से जो बात शेयर नहीं कर पाते, वो बात हम शेयर कर पाते हैं अपने प्लेमेट से जिनके साथ हम खेलते हैं। ठीक है, या फिर सेम एज ग्रुप के बच्चे जो भी हैं, ठीक है, या फिर मेरे आस पड़ोस का बच्चा जिससे मेरी फ्रेंडशिप है, उससे हम ज्यादा बातें शेयर कर पाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टर्म हो गया ये। अगला जो एजेंट है किसका, सामाजिकरण का, वो है मास मीडिया। तो मास मीडिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो भी जनसंपर्क का मीडिया है, ठीक है, जो भी जनसंपर्क का साधन है जिससे लोग समाज से जुड़ाव महसूस करते हैं, आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, मान लो टेलीविजन चल रहा है, ठीक है, और मैं दिल्ली में बैठ के केरला की भी न्यूज़ देख रहा हूँ, तमिलनाडु की भी न्यूज़ देख रहा हूँ, बिहार की भी न्यूज़ देख रहा हूँ, तो ये सारी चीजें क्या हैं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोगों तक मेरी पहुंच को विकसित कर रही हैं। और मेरी ये समझ में आ रहा है कि समाज जिसमें मैं रह रहा हूं वो नहीं है, समाज के कई सारे आयाम और भी हैं। ठीक है, तो उसकी सूचनाओं में क्या हो रहा है, विस्तार होता है। ठीक है, पहले बचपन में तो बच्चा यही समझता है ना सबसे पहले स्टेज में, कि जिस घर में वो रह रहा है वही पूरी दुनिया है। उसके बाद वो आस पड़ोस या फिर एक गली को अपनी दुनिया मान बैठता है। उसके बाद जो वो गलियां गलियां तय करता है, तो फिर क्या है, एक गांव को या एक शहर को जिसमें वो रहता है उसको दुनिया मानता है। फिर शहर से शहर जाता है, राज्य से राज्य जाता है। ठीक है, फिर उसको पता चलता है कि आयाम कितना है समाज का। ठीक है, और समाज एक जैसा ही नहीं होता, समाज के मायने अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं समाज के। ठीक है, उनके कल्चर्स अलग हो सकते हैं, उनके नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, उनके कस्टम्स अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। फ्रॉम अर्ली फॉर्म्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी टू इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, पहले हम मानते कि हमें दुनिया से जुड़ने का जो हमारे पास साधन था वो क्या था। ठीक है, पहले तो प्रिंट की ही बात आती थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हम नहीं करते थे, तो प्रिंट मीडिया की बात करते थे, न्यूज़पेपर की बात करते थे। ठीक है, न्यूज़पेपर में देख के हमें पता चलता था कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है,
राज्य में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, इन सारे के सारे आयामों को हम देखते थे। उसके बाद जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, तो तकनीक के विकास के साथ ही क्या आया, प्रिंट मीडिया से हम कहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पहुंच गए। ठीक है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है। ठीक है, अब बहुत सारे साधन है टेलीविजन के साथ साथ। ठीक है, जब से हम इंटरनेट का विकास हुआ है, ठीक है, और इंटरनेट का विकास के साथ साथ हम ये माने कि लोगों की पहुंच बढ़ी है नेटवर्क तक, जियो का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो द मीडिया इज प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, माना जाता है। ठीक है, अब बच्चा क्या है, 8th क्लास में है, 10th क्लास में, उसके पास मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से वो क्या कर रहा है, चीजों को अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, नई नई इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। अभी हम इसके फायदे की बात कर रहे हैं बस, मीडिया के नुकसान अलग चीज है, हम सामाजिकरण में रोल क्या है मीडिया का उसकी बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो रेडियो से, टेलीविजन से, इंटरनेट पे जो सूचनाओं के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे हम क्या चीजें सीख रहे हैं। तो जैसे हमारे अंदर सूचनाओं का क्या होगा, भंडार होगा, कंटेंट को हम इनरिच कर रहे होंगे अपने। ठीक है, तो हम क्या होंगे, हमारे सोचने का दायरा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा हमारी थिंकिंग का। ठीक है, अब मान लो आप किसी एक कल्चर में रहे हैं, आप किसी एक संस्कृति में रहे हैं हमेशा, आपने किसी दूसरी संस्कृति के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको दूसरी कल्चर के बारे में जब नॉलेज नहीं है, दूसरी सोसाइटी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए तो वही हुआ ना, कूप मंडूक वाला हिसाब किताब हो जाएगा यहाँ पे। क्या आप एक कुएं के ही मेढक हैं, आपको नहीं पता सारी चीजें क्या है। लेकिन जब हम क्या होते हैं, जब हम और लोगों से जुड़ते हैं, संचार से जुड़ते हैं, सूचनाओं से जुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि समाज बहुत सारे हैं, हर समाज के नॉर्म्स अलग हैं, हर समाज की धारणाएं अलग हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनमें कंपैरिजन करते हैं। और समझ की प्रकृति है मानव की, ये आपको पता है, तो समझ की प्रकृति के अंतर्गत ही क्या माना जाता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद जो चीजें उचित हैं उनको व्यक्ति क्या करता है, गेन करता है कि ये उचित विषय वस्तु है, इसको मैं ग्रहण कर लूं, और मेरे समाज की ये थोड़ी सी खामी है, उसको मैं क्या करूं, छोड़ दूं। ठीक है, या फिर कोई दूसरे समाज में कोई अच्छी विषय वस्तु, उसको मैं अपने समाज में शामिल करूं, जिससे मेरा समाज भी क्या हो, सुधारात्मक प्रक्रिया में आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि मेरा समाज भी क्या है, कोई खामी है, और आपने दूसरे समाज में देखा कि नहीं वहां ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस समाज की विशेषता को अपने समाज में शामिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि अरे वहां तो सब लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनके बातचीत का लहजा जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, एक मैं ऐसे समाज को मैंने देखा कि जिस समाज में क्या है, लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और अगर वो वैसी भावना आपके समाज में नहीं, तो आप सुधार करना चाहोगे ना। ये मीडिया का रोल है इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें हम। सिंस द लास्ट सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब जैसे जैसे तकनीक इनोवेटिव हो रही है, सच एज रेडियो, मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक, टेलीविजन हैव बिकम। अब ये क्या हो गया, जिस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे परिप्रेक्ष्य हमें क्या कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, नए नए आयामों की ओर ले जा रहे हैं, और वो आयाम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की के अंदर समझ विकसित कर रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ठीक है, ये उन आयामों का योगदान है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म यहां पे लेते हैं, मान लो मैंने रिलीजन की बात की, कि जो धर्म है वो भी सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है।
क्योंकि आपको पता है कि धर्म का एक सीधा का साधा मतलब जो है, हम धर्म को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ें, बल्कि धर्म को एक बात की तरफ से जोड़ें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो धर्म के प्रारूप हैं। धर्म का अर्थ क्या है? ठीक है, तो धर्म का अर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपको पता है कि धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। ठीक है, और धर्म धारण करने योग्य है उसको हम धर्म बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो धर्म के प्रारूप हैं, उन प्रारूपों में ऐसे सभी मूल्य, ऐसी सभी धारणाएं, ऐसे सभी रीति रिवाज जिनको मैं अपना सकता हूं, वो हुआ तो धर्म के कारण ही ना। ठीक है, मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रारूप से संबंधित हूं, मैं हिंदू हूं सपोज करो, और मुझे मुस्लिम धर्म का कोई मूल्य, मुस्लिम धर्म की कोई धारणा, मुस्लिम धर्म का कोई रीति रिवाज मुझे अगर अच्छा लगता है, मुझे ये दर्शाता है कि ये बेहतर है, ठीक है, जिससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, बेहतर हो सकता है मेरा व्यवहार, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैंने धारण कर लिया। तो धर्म से मैं क्या सीख रहा हूं? धर्म से मैं बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहा हूं, और धर्म बनाया ही इसीलिए गया कि हम क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक लोगों के समूह के लिए कुछ नए नियम बना दें, कुछ नई धारणाएं बना दें, और जब वो लोग इन नियम और इन धारणाओं को धारण कर लें, उनमें समाहित हो जाएं, तो वह क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर धर्म के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो धर्म भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिकरण में, क्योंकि धर्म को हमने जोड़ा है एक पर्टिकुलर बिंदु से कि जो धारण करने योग्य है। तो जितने भी धर्म के प्रारूप हैं, और उन धर्मों के प्रारूप के अंतर्गत जो भी अच्छी चीजें हैं सॉरी, उन सारी अच्छी चीजों को हम क्या करें, अडेप्ट करें। यह भी हो सकता है कि आप जिस धर्म से संबंध रखते हो उसमें कुछ खराब चीजें, तो जो चीजें खराब है उनको आप क्या करो, अपनी समझ के आधार पर त्याग करो। ठीक है, और जो भी चीजें अच्छी हैं किसी भी धर्म में, उनको आप क्या करो, इनको आप धारण करो, जिससे आपकी क्या होगी, आपके मूल्यों का दायरा बढ़ेगा। और जब मूल्यों का दायरा बढ़ता है तो आपका क्या बढ़ेगा, मूल्यों के दायरा बढ़ने के साथ साथ आपके व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जब आपका व्यवहार प्रभावित होता है तो व्यवहार के साथ ही क्या प्रभावित होता है, हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है, सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बताइए प्रियंका जी। ठीक है, 7 लोग जुड़े हुए हैं, 7 लोग इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बताएं जो भी मैंने पूछा है। ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है, गुड। अब बेहतर चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आयामों की हमने बात की कि कौन कौन से आयाम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एजेंसीज हैं जो क्या कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस जिसको हमने सोशलाइजेशन नाम दिया उसको प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, फैमिली हमने पढ़ा, स्कूल हमने पढ़ा, पीयर ग्रुप हमने पढ़ लिया, रिलीजन को हमने देखा। ठीक है, एथनिक बैकग्राउंड के, कल्चरल बैकग्राउंड के, जिस समाज से हम आते हैं, ठीक है, जिस सामाजिक गतिविधियों को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, आप मान लो एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर संस्कृति के आप क्या हैं, सदस्य हैं, या आपके समाज की एक कोई पर्टिकुलर संस्कृति है। मान लो आप किसी दूसरी संस्कृति में जाएंगे,
अब ये तो एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा है इसमें कि मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से कस्बे में रहता है और उसके समाज का दायरा बहुत कैसा है, संकुचित है। अब पढ़ाई करने के बाद उसकी जॉब होती है और जॉब उसको मिलती है मान लो तमिलनाडु में, सपोज करो। तो वो क्या है, संस्कृति से दूर हो रहा है अपनी, और एक नई संस्कृति में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है वो। तो नई संस्कृति के नियम, नई संस्कृति की धारणाएं, नई संस्कृति के मूल्य, इनको भी वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा। और जब स्वीकार करता है, ठीक है, तो उसको पुनः सामाजिकरण भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बात डिस्कस की थी आपसे कल। जिस जगह पे हम काम करते हैं उस जगह की कल्चर कैसा है, वो भी, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर माहौल में, ठीक है, वो भी आपको एक सोशलाइजेशन की तरफ क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी आपको। मास मीडिया पर हम बात कर ही चुके हैं, पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, और मैनिफेस्टो जारी करने का जो पर्टिकुलर प्रारूप जो है वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी ये बताना चाहती है कि उसकी पार्टी के उस राजनीतिक दल के आदर्श क्या हैं, उस राजनीतिक दल का जो गठन हुआ या वो राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद कौन कौन से आदर्शों को समाज में लागू करने का प्रयास करेगा, और उन आदर्शों के आधार पर भी हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी राजनीतिक दल ने ये कहा कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, और आप क्या देख रहे हो, आप जिस समाज में हो उस समाज में आपने देखा कि महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंतर्गत रखा जाता है, सपोज, ठीक है। आप जिस समाज से आते हो वहां पर बाल विवाह की बात की जाती है। आप जिस समाज से आते हो वहां पर लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाता है। तो आपको इस राजनीतिक दल के जो आदर्श हैं वो आपको आदर्श अच्छे लगेंगे कि यार ये राजनीतिक दल क्या कर रहा है, ये राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आपने क्या सीखा, इस राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो से, इस पॉलिटिकल ग्रुप के मैनिफेस्टो से आपने एक आदर्श सीखा, महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। और भी बहुत से आदर्श हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल ग्रुप भी क्या है, सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रकार कौन से हैं, और सामाजिकरण के प्रकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन साहब की थ्योरी, जिन्होंने 8 स्टेज बताई हैं साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट की, ठीक है। एक एक करके उन सारी स्टेजेस को हम देखेंगे, किस एज में क्या होता है और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई इस क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कल जो हमारा सोशलाइजेशन का टॉपिक है वो सोशलाइजेशन का टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा, और कल भी हमने सोशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया था, और उसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को आज भी मैं यूट्यूब पर, जो टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव आकर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे होंगे, सामाजिकरण से संबंधित ही,
ठीक है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेज में या सामाजिकरण जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने उस टेस्ट में ऐसे भी लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है, 19 प्रश्नों पर आधारित मैंने कुछ संभावित प्रश्नों का संग्रह भी तैयार किया है। ठीक है, और उस संग्रह में आप देख पाएंगे कि आपकी जो डायरेक्शन है बेसिकली प्रिपरेशन की, उसको भी एक नया डायमेंशन मिलेगा उसमें। ठीक है, तो सब क्लियर है? ठीक है राज जी, मिलते हैं कल की क्लास में।